हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों 6 का एनसीईआरटी देख रहे थे हम लोग बीपीएससी के लिए, और जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी चल रहा था, क्लास 6 का पहला चैप्टर अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, इसमें हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोट्स के रूप में आपको यहाँ पे देखिए बना के दे दिया गया है, ताकि आप इसको नोट्स के रूप में भी रख सकते हैं बना के। और इसका पीडीएफ जो है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब के बारे में आप लोग जरूर परिचित होंगे। देखिए यहाँ पर चित्र 2.1 में ग्लोब दिया हुआ है। ठीक है, पिछले अध्याय में हम पढ़े थे कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है। ठीक है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ा सा चिपटा हुआ है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहाँ पर होता है, तो ग्लोब में देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो लगा हुआ है ये है दोस्तों अक्ष। ये बीचों बीच ग्लोब के लगा होता है और इसी के सहारे क्या होता है, ये घूमता है। ठीक है, तो ये ऊपर में होता है नॉर्थ मतलब कि उत्तर, और नीचे होता है साउथ मतलब कि दक्षिण। ठीक है, तो ऊपर में दोस्तों उत्तर में और दक्षिण में पृथ्वी जो है थोड़ा सा चिपटा है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का ही प्रारूप है और पृथ्वी इसी की तरह लगभग दिखती है। ठीक है, मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ है, मध्य में मतलब बीच में थोड़ा सा क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है जिसके सहारे हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के एक एक चीज की जानकारी लेते हैं, किससे, तो ग्लोब के सहायता से। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं अक्ष। ठीक है, ग्लोब में इसको हम मिटा देते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए, हाँ ये अक्ष है और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। ग्लोब को कोई भी आकार हो सकता है, बड़ा ग्लोब हो सकता है, लेकिन बड़ा ग्लोब में एक क्या है कि आप उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद एक पॉकेट ग्लोब भी आता है, छोटा ग्लोब होता है, गुब्बारे जैसा ग्लोब भी होता है जिसको आप फुला के ग्लोब बना ले। तो ग्लोब अलग अलग तरह के आते हैं। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे घुमाया जाता है। ग्लोब क्या है, स्थिर नहीं होते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो इसी के सहारे, ये अक्ष के सहारे इसको घुमाया जाता है। जैसे कुम्हार का पहिया, लट्टू, ग्लोब घूमता है, उसी तरीके से ग्लोब भी घूमता है। ग्लोब पर हम देश को देख सकते हैं, किसी भी देश को देख सकते हैं, महाद्वीप को देख सकते हैं, महासागर को देख सकते हैं, उस सभी की आकृति देख सकते हैं। एक सही रेशियो में उसको ग्लोब पे उतारा गया रहता है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है, अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाती है। इसके लिए हम कुछ बिंदु और उसकी रेखा की आवश्यकता होती है। अब ग्लोब पे जो किसी बिंदु है उसके बारे में जानकारी आखिर कैसे प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके लिए एक बिंदु की जानकारी होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है। देखिए यही सुई है जिसकी बात कर रहे हैं, इसको अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। मतलब कि ये सुई जो गुजरती है उसको ऊपर वाले को उत्तर ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल मतलब कि दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और सुई के चारों ओर पृथ्वी जो की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ग्लोब का घुमाने का जो दिशा है दोस्तों, किस दिशा में घुमाया जाता है, तो ग्लोब को जो घुमाया जाता है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखेंगे, ग्लोब और पृथ्वी दोनों की बात करें तो पृथ्वी भी घूमती है, कैसे, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उसी तरीके से हम ग्लोब को भी घुमाते हैं पश्चिम से पूर्व में। पृथ्वी बेसिकली चक्कर लगाती है सूर्य का पश्चिम से पूर्व की दिशा में, इसीलिए हम ग्लोब को भी जो घुमाते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में ही घुमाते हैं। ठीक है, अक्ष जो ग्लोब में आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये दोस्तों वास्तविक में पृथ्वी में ऐसा नहीं होता है, इसको ग्लोब में ही आप देख सकते हैं। वैसे ये काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये क्या है, एक तरह का काल्पनिक रेखा है। अब देखिए इस पेज से क्या आपको पता चला कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। कहाँ पर चिपटा है, तो ध्रुव पे। कौन से ध्रुव पे, तो ऊपर में जो है नॉर्थ पोल और नीचे जो है दोस्तों साउथ पोल। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी थोड़ा सा चिपटा हुआ है और मध्य में, बीच में बात करें तो थोड़ा सा उभरा हुआ है। ये हुआ दोस्तों पृथ्वी के बारे में। उसके बाद बात करें ग्लोब की। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा रूप है।
ठीक है। उसके बाद अक्ष देखे थे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये अक्ष था, ग्लोब के लगी हुई सुई, इसी के सहारे ग्लोब घूमती है। तो ग्लोब पूछा जाए किसके सहारे घूमती है, तो अक्ष के सहारे घूमती है, जो सुई लगी होती है उसी के सहारे, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है, दिशा आपको बताए थे, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ग्लोब को भी जो घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, तो पश्चिम से पूर्व ही घुमाएंगे। अब चलिए आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी के जो घूर्णन होता है उससे किस में परिवर्तन होता है, दिन में परिवर्तन होता है या साल परिवर्तन होता है, कमेंट करेंगे। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, पिछले चैप्टर में हम ये पॉइंट आपको बताए हैं और अच्छे से बताए हैं, तो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अब अगला पेज देखते हैं और अगले पेज में हम लोग पढ़ेंगे। अब अगला पेज में जो बात किया गया है पहले, तो वो है विषुवत-वृत्त। क्या होता है विषुवत-वृत्त? पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब पृथ्वी के आधे भाग को बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी दिया हुआ है, ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन हम ऊपर और नीचे लेंगे कहाँ से, तो ये जो लाइन आपको देख रहा है रेड कलर का, ये है दोस्तों विषुवत-वृत्त, या फिर इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। इससे ऊपर जो ये देखिए ऊपर क्या है, उत्तर है, तो इससे जो इस लाइन से ऊपर जो भी है उसे वो कहाँ आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है। और इसी लाइन से नीचे जो आता है वो आता है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्किल के रूप में हम इसको निरूपित किए हैं। यहाँ पर आप इस लाइन जो देख रहे हैं यह है विषुवत-वृत्त, और ऊपर वाला भाग जो है दोस्तों ये पूरा ये हो गया तो आपको उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाला जो भाग हो गया ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो आप लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। विषुवत-वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत-वृत्त जो है दोस्तों पृथ्वी पर एक काल्पनिक क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। इसको आप लोग देख सकते हैं, जैसे जो गेंद होता है हम लोग जो खेलते हैं कॉस्को बॉल, उसको अगर कभी कभी देखते होंगे वो बीच से फट जाता है, तो आधा हिस्सा अलग हो जाता है और आधा हिस्सा अलग हो जाता है। तो उसी को आप गेंद को भी इसी तरीके से ले सकते हैं, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध कर ले और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध, तो इस तरीके से आपको दो जो कटोरे की तरह दिख जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो है विषुवत-वृत्त, ये पृथ्वी पर आपको किसी भी जगह को दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। विषुवत-वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब देखिए अगला आ गया क्या, अक्षांश रेखा। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये सभी लाइन क्या है, अक्षांश रेखा है। और विषुवत लाइन से ऊपर पैरेलल में विषुवत-वृत्त जो लाइन है दोस्तों, विषुवत रेखा, इसके पैरेलल में ऊपर जितनी भी रेखा खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा बोलेंगे। ऊपर और नीचे दोनों में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। जैसे यहाँ पे अगर आप ऐसे खींच दीजिए, इसके ऐसे खींच दीजिए, ऐसे, मतलब इसके पैरेलल होना चाहिए विषुवत-वृत्त के, चाहे नीचे खींच दीजिए, ये सभी क्या हो गया, अक्षांश रेखा। क्या हो गया, अक्षांश रेखा, ठीक है। तो अक्षांश रेखा आप लोग समझ गए, ठीक है। अब अक्षांश रेखा क्या होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा को दोस्तों डिग्री में मापते हैं। विषुवत-वृत्त जो होता है, मतलब विषुवत रेखा जो होता है वो 0 डिग्री माना जाता है, मतलब इसको 0 डिग्री बोलेंगे। उससे ऊपर जाएंगे, जैसे ये देखिए ये वाला जो लाइन है ये 20 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला जो ये लाइन है ये 40 डिग्री है। इसी तरीके से ऊपर ये देखिए ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो विषुवत-वृत्त का जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, तो माप सकते हैं। देखिए एकदम क्लीन कर देते हैं इस इमेज को और आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। विषुवत-वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत-वृत्त है वो पूछे उसका कितना मान होता है, तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। विषुवत-वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अब ये सब चीज़ छोड़िए, उतना नहीं पूछता है। 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री, और इसको बोलते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को जो रहेगा उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। विषुवत-वृत्त के उत्तर की ओर समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं।
ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, और नीचे की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, प्रत्येक अक्षांश का एक मान होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये लाइन आपको दिख रहा है, ये विषुवत है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसके बाद हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा भी इसमें पढ़ेंगे। इसमें कुछ दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ब्राज़ील का बेलो होरिजेंटियो, ये दोनों दोस्तों 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। लेकिन बात करें चंद्रपुर का तो ये 20 डिग्री उत्तर में है, और बेलो होरिजेंटो ये 20 डिग्री कहाँ है, तो दक्षिण में है। लेकिन दोनों क्या है, 20 डिग्री ही है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तर, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण, और ये है दोस्तों विषुवत। ठीक है, विषुवत कर्क रेखा में ही जो 23.5 डिग्री के मान का जो उत्तर में होता है, इसको अक्षांश रेखा में ही जो 23.5 डिग्री का जो रेखा होता है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहाँ पे है, तो विषुवत रेखा से ऊपर है, देखिए, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। तो कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, और भारत से जो गुजरती है वो कर्क रेखा ही गुजरती है। वहीं पे देखिए ये नीचे दिख रहा है, ये है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये कहाँ पे है, तो दक्षिण में है, विषुवत वृत्त से दक्षिण में है, देखिए नीचे है, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है, ये भारत से होके नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भारत से होके पूछे कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा की विषुवत रेखा, तो कर्क रेखा भारत से होके गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, जब भारत के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे तो अभी याद रखिए कि भारत के 8 रेखा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देखिए विषुवत वृत्त में अक्षांश रेखा, जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है और डिग्री के हिसाब से हम उसको देखेंगे। तो इस पेज में जो था हम उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। विषुवत वृत्त आप लोग समझ लीजिए, एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को क्या करती है, 2 बराबर भाग में बांटती है। यहाँ पर देखिए यही है विषुवत वृत्त, ये बराबर भाग में बांटती है, ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर किसी स्थान की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखा क्या होता है, अब देखिए अक्षांश रेखा क्या है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, विषुवत वृत्त ये वाला रेखा है, और इससे लेकर ऊपर ध्रुव तक, यहाँ जो ध्रुव है यहाँ तक, इसके समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा बोलते हैं। मतलब इसके समांतर अगर हम जितना खींचे, ये सभी क्या हो गया, अक्षांश रेखा। इसमें से जो इसको हम डिग्री से मापते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांश का आकार घटता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये क्या है, ये व्यास है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये लाइन क्या है, इसका लंबाई छोटा होते जाता है। तो यही बोला जाता है कि विषुवत वृत्त से हम दूर जैसे ही जाते हैं पोल के तरफ, मतलब कि ध्रुव के तरफ, तो अक्षांश रेखा का जो आकार है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। आपको इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई या विषुवत वृत्त की लंबाई क्या है, तो वो घटती जाती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जिसको आप ध्यान रखेंगे। पहला 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, जैसा कि आपको हम यहाँ इस फिगर में आपको हम बताए हैं। ठीक है, यह कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, इससे आप 8 राज्य को याद रख सकते हैं। ठीक है, मी से हो गया आपको मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पर से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, गौ से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं 8 राज्य को। ठीक है, 8 राज्य कई बार पूछा जाता है। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को जो बोलते हैं उसको मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा जो है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये भारत से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि मकर रेखा किन किन देश से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देश से होकर गुजरती है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर जितने भी देश है सबका राजधानी और मुद्रा आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद अगला है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा,
इसके उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। इसके उत्तर में देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, ये है देखिए 66.5 उत्तरी अक्षांश, और इसके ऊपर में देखिए ये जो है उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव का वृत्त है। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ठंडा पड़ता है, इस एरिया में काफ़ी ठंडा पड़ता है, क्योंकि क्या है, सूर्य की किरण जो है विषुवत वृत्त, जो ये वाला लाइन है, इस पर सीधा पड़ता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं एकदम तिरछा पड़ता है, और पोल पे जाके सूर्य की किरण बहुत कम पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे क्या पड़ता है, ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसको मिटा लिए हैं, क्योंकि कई बार इसको इस फिगर का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 66.5 दक्षिणी, ये दक्षिण के दक्षिण ध्रुव वृत्त को दिखाता है। दक्षिण ध्रुव वृत्त बात करें तो ये वाला एरिया दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये भी काफ़ी ठंडा है, क्योंकि यहाँ भी सूर्य का किरण बहुत कम पड़ता है। ठीक है, तो ये चारों जो अक्षांश रेखा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला पेज में चलते हैं। तो यहाँ तक आपको वही था, चारों जो इम्पोर्टेंट रेखा है। अब देखेंगे पृथ्वी को दोस्तों ताप कटिबंध में बांटा गया है, विभिन्न ताप कटिबंध में, और सारा ताप कटिबंध को देखेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा आप हम लोग देख लिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, और इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए बोलते हैं उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। तो देखिए फिगर में आके देखते हैं कहाँ है भाई उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध जो है दोस्तों ये रहा, और ये एरिया हो जाता है आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया में आपको जो गर्मी है बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इस एरिया में सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें देखेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से आता है। तो भारत का भी कुछ भाग है जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, जो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है। ठीक है, किस में आता है, तो उष्ण कटिबंध में, ध्यान रखिएगा। चलिए जब भारत का मैप पढ़ेंगे तो उसको भी आप लोग को डिटेल में बताएंगे। उसके बाद है दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य का कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता, तो सीधा सीधा कभी भी नहीं पड़ता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ध्रुव की तरफ मतलब ऊपर या नीचे जाएंगे पोल के तरफ, तो सूर्य की किरण जो होती है वो तिरछी होती है। यहाँ पर देखिए टॉर्च के सहायता से दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, सीधी पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तिरछी पड़ रही है, तो तिरछी पड़ेगा तो ज़्यादा एरिया पे तो पड़ेगा, लेकिन उतना उष्मा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं होगा जहाँ पे तिरछा पड़ेगा। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, उसका तापमान जो होता है मध्यम मतलब मीडियम होता है, इसीलिए वो इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब देखिए इस फिगर में आते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय, देखिए ये हो गया आपको उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब इस रेखा 66.5 और 23.5 के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला क्षेत्र, और दक्षिण में भी ये बीच वाला क्षेत्र, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण, मतलब यहाँ पर मीडियम पर रहता है, ठंडी या गर्मी। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शीत उष्ण, शीत प्लस उष्ण दोनों होता है, मतलब मीडियम हो, ठंडा और गर्म दोनों आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ठंडा मीडियम होता है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुव बीच में ठंड बहुत होती है, और यहाँ सूर्य की स्थिति से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसीलिए शीत कटिबंध बोलते हैं। अब देखिए फिगर में आपको समझाते हैं कि शीत कटिबंध वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए ये वाला क्षेत्र जो है और ये वाला क्षेत्र जो है, ये दो आता है शीत कटिबंध में। ये दोनों किस में आ जाएगा, शीत कटिबंध में। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंडा पड़ता है और यहाँ पर सालों भर बर्फ जमा होता है।
तो ताप के हिसाब से हम देख लिए पृथ्वी को कैसे विभाजित किए हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में पूछे तो उष्ण कटिबंध, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ दोस्तों, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब शीत और उष्ण दोनों होता है, मतलब मीडियम टेम्परेचर होता है। और उसके बाद ध्रुव पे, जहाँ की ये देख रहे हैं यहाँ पे ठंडा काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस तरीके से तापमान वाला आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं देशांतर क्या है। क्या है देशांतर? देशांतर क्या है दोस्तों? अब इस फिगर में देखें, अक्षांश रेखा देख लिए, अब देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होता है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, अब पहले तो हम लोग पढ़े कि किसी भी जगह को बताने के लिए हमको उसकी अक्षांश रेखा के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है जिसकी जानकारी होना चाहिए, जिससे हम किसी जगह की स्थिति को और डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो है दोस्तों देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या होता है? तो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को पूर्व या पश्चिम की ओर या इन स्थानों की दूरी कितनी है इसकी जानकारी हम करते हैं, और इसी को देशांतर रेखा, मतलब ये उत्तरी ध्रुव जो नॉर्थ पोल है और नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा जिसको साउथ पोल बोलते हैं, और इसको जोड़ने वाली रेखा जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो देशांतर रेखा। अब एक बात ध्यान रखिए कि ये देशांतर रेखा जो है ऊपर एक ही बिंदु पर आके मिलती है, नीचे भी देखिए एक ही बिंदु पर आके मिलती है, और इधर क्या है? पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इधर पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। तो जब पश्चिमी देशांतर बोलेंगे तो बीच में कहीं पर एक होगा, इसको भी डिग्री में मापते हैं, तो बीच में एक जगह होगा, यहाँ पर देखिए यह है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा, और इसके इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा और इसके इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर होगा, ठीक है। तो चलिए अब नोट्स में आपको दिखाते हैं देशांतर रेखा क्या होता है। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरीके से आप इसका नोट्स देख सकते हैं। ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ये क्या करती है? अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ध्यान रखेंगे, अक्षांश रेखा पूरा वृत्त का निर्माण करती है, लेकिन देशांतर रेखा कैसा निर्माण करती है? तो अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी ध्रुव पर शून्य हो जाती है। देखिए, चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो दो देशांतर रेखा, मान लीजिए ये देशांतर रेखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर ध्रुव पे जाए तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और बाद में जाके दोनों आपस में मिल जाती है दो रेखा, तो यहाँ पर जाके बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो यही बात बोला गया है, दो देशांतर रेखा की जो दूरी है वो जैसे जैसे हम ध्रुव के तरफ जाते हैं एकदम कम होता जाता है, और क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है और इस तरीके से देशांतर रेखा है कि नहीं? ये देखिए सही नहीं हो पा रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी है यहाँ पे, इस रेखा और इस रेखा यहाँ पे जाके दोनों मिल गया, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गई? शून्य हो जाती है। तो यही बोला गया है, दो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है वो कहाँ पर जाकर शून्य हो जाती है? तो ध्रुव पे जाके, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे जाके क्या हो जाती है? देशांतर रेखा के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। ध्रुव पर सभी देशांतर रेखा मिल जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों शून्य? क्योंकि ध्रुव पे जाकर जितनी भी देशांतर रेखा है वो मिल जाती है, क्योंकि देशांतर रेखा का परिभाषा ही ये कहता है कि दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? हम देशांतर रेखा बोलते हैं। सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। इसको भी इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि सभी देशांतर रेखा की जो लंबाई होती है वो एक जैसी होती है, मतलब समान होती है। आप लोग को एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और जो आपके क्लास 6 के भाई बहन है, जो मतलब अगर छठा में पढ़ रहा है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो अभी से डिटेल में पढ़े, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और पढ़ेंगे इसमें, ग्रीनिच, इसको ग्रीनविच भी बोलते हैं। तो ग्रीनविच जो है दोस्तों, ये ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है। क्या है? तो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, और इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे प्रमुख यमुनोत्तर रेखा बोलते हैं, और इसी को ग्रीनिच भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे है 0 डिग्री देशांतर रेखा? तो ये दोस्तों ब्रिटेन में है। कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। और इसको दोस्तों, इसी से हम क्या करते हैं? समय का मापन होता है, हम समय के निर्धारण करते हैं।
एक पॉइंट और याद रखेंगे कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री का पश्चिम यमुनोत्तर जो देशांतर रेखा है, दोनों क्या है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे आ जाता है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको आगे पढ़ेंगे हम। तो ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है, तो जान ही गए। इसकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, ये भी नोट्स में हम देखे हैं। ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं हम। सभी देशांतरीय यमुनोत्तर आपस में मिल जाती है, ये भी बता दिए हम। सभी देशांतरीय यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन अक्षांश रेखा की लंबाई सेम नहीं होगी। अक्षांश रेखा में क्या है, कुछ इस तरीके से होता है, और ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है। तो सभी अक्षांश रेखा बराबर होगी, नहीं होगी। लेकिन क्या सभी समांतर रेखा बराबर होगी लंबाई में, तो बिल्कुल बराबर होगी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब इसको देखेंगे ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटेन राजकीय वेधशाला है। यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन में राजकीय वेधशाला है। इससे होकर गुजरने वाली यमुनोत्तर मतलब देशांतर रेखा को पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती करते हैं, और यहीं से हम क्या करते हैं, पूर्व और पश्चिम में गिनती करते हैं। ये देखिए, ये है 0 डिग्री यमुनोत्तर, और यहाँ से इधर हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं और इधर हम पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। इसको भी डिग्री में मापते हैं हम लोग, ठीक है। प्रमुख यमुनोत्तर है 0 डिग्री देशांतर। हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशों का गणना करते हैं। इसको 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। तो इससे इधर दाहिने चलेंगे तो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और बाएं चलेंगे तो हो गया पश्चिमी गोलार्ध। उसके बाद एक पॉइंट जो हमको आपको बताया है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी यमुनोत्तर, मतलब इस जो देशांतर रेखा है एक ही रेखा पर स्थित होगी। कहीं पर यमुनोत्तर बोलते हैं इसको। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए असम में धुबरी कोई जगह है जो कि 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। अब उस बिंदु को हम देखेंगे 26 डिग्री अक्षांश रेखा को और 90 डिग्री देशांतर रेखा को। इसको अगर हम आप लोग देखेंगे जहाँ पर दोनों एक बिंदु को काटती है, वही बिंदु क्या है, धुबरी की स्थिति होगी, ठीक है। तो हम समझ गए। अगर हमको पता है देशांतर रेखा क्या है और अक्षांश रेखा क्या है, दोनों हमको पता है। जैसे कि मान लीजिए हमको पता है कि 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है और 26 डिग्री अक्षांश पर, तो 26 डिग्री अक्षांश देखेंगे, 90 डिग्री देशांतर देखेंगे, और दोनों जहाँ पर कट करे वही क्या होगा, वो स्थान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा और नहीं है। चलिए अब नीचे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए ये वर्ल्ड मैप है, और इसमें दिखाया गया है कि ये है दोस्तों ग्रीनिच, मतलब ये ब्रिटेन में स्थित है। और ये आपको बताया है इसके इधर क्या है, तो पूर्वी देशांतर, और इधर देखेंगे तो पश्चिमी देशांतर, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब इसमें जो होता है दोस्तों, पूर्व की तरफ अगर हम जाते हैं, इसको मानक समय रेखा बोलते हैं, ठीक है। ग्रीनिच को 0 डिग्री को मानक समय रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर हम पूर्व में चलते हैं तो समय क्या हो जाता है, पॉजिटिव होगा। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा जोड़ दो, 2 घंटा जोड़ दो। इस तरीके से जो भारत है देखिए, ये है हमारा इंडिया, और भारत से होकर जो गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए किधर है, तो पूर्व में है, तो पूर्वी देशांतर रेखा। यह है दोस्तों भारत का मानक समय रेखा। और ये दोस्तों इस ब्रिटेन से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा का क्या है, आगे है, ठीक है। इस तो भारत का समय अगर पूछा जाए तो आगे है 5.5 घंटा। कहाँ से, तो ग्रीनिच से, मतलब ब्रिटेन से, जहाँ से 0 डिग्री मतलब देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है। तो वहाँ से, ठीक है। और इधर देखिए, इधर देखें जाएंगे तो आपको माइनस हो जाएगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए यहाँ पे -7 हो जाएगा, इस एरिया में -8 हो जाएगा। किसी किसी देश में क्या है, एक से ज़्यादा समय रेखा, मानक समय रेखा है। जैसे अगर आप रूस में देखें तो वहाँ पर 11 मानक समय रेखा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देशांतर और समय, तो देशांतर से हम समय को मापते हैं, और सबसे अच्छा साधन है समय को मापने का पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति।
पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से हम आसानी से माप सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त तो प्रतिदिन होता है और आप सभी लोगों को पता है, इससे भी हम समय का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पूरे विश्व में समय निर्धारण सबसे अच्छा साधन क्या है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त। दोपहर में सबसे छोटी परछाई बनती है और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी बनती है परछाई। इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है कि दोपहर सबसे छोटा परछाई कब बनेगा? तो दोपहर में, क्योंकि हमारे सर के ठीक ऊपर होता है सूर्य, ठीक है। और सबसे लंबा बनेगा सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, सुबह और शाम। ग्रीनिच पे आ जाते हैं अब हम। ग्रीनिच प्रमुख यमोन्नतर पर सूर्य जिस समय आकाश के समय सबसे ऊंची बिंदु पर होगा, उस समय की सभी स्थानों पर क्या होगा? दोपहर होगा, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और ग्रीनिच के पूर्व में ग्रीनिच समय से आगे जाएंगे और पश्चिम में आपको बताए हैं कि ग्रीनिच से पीछे चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ग्रीनिच है, तो इधर पूर्व की तरफ देखिए, पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? आगे होगा, और पीछे जाएंगे तो पश्चिम में तो पीछे होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर है। भारत के बारे में आपको सारे 82 डिग्री समय रेखा बताएं, सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसको कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें पढ़ने का, इसको हम बता दे रहे हैं। पृथ्वी पर 24 घंटा में 336 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। और अगर वहीं 1 घंटा में बात करें तो 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 डिग्री। तो इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई 0 डिग्री देशांतर पर है, ठीक है, उसके बाद ये 30 डिग्री देशांतर पर चला गया, तो कितना डिग्री घूम गया? तो 30 डिग्री घूम गया। अब देखिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? तो 4 मिनट। तो आपको बताइए 30 डिग्री में कितना लग जाएगा? तो 4 गुने 30 गुना कर लीजिए 120 मिनट। 120 मिनट मतलब बात करें तो हो जाएगा 2 घंटा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? अगर ये पूर्व में देख रहे हैं, पूर्व में डिग्री देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 घंटा आगे हो जाएगा 30 डिग्री पे। और अगर इधर देखेंगे 30 डिग्री पश्चिम में तो 2 घंटा क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा समय। कहाँ से? तो लंदन के समय से, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोपहर 12 बजे सूर्य क्या होता है? उच्चतर बिंदु पर होता है, तो जानते ही हैं। भारत का समय रेखा ये भी आपको बताया है, सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं। ये लंदन के जो ग्रीनविच से समय रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, उस वहाँ के समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है भारत का, ठीक है। तो आपको कोई भी देशांतर रेखा दिया रहा हो तो उससे आप ये पता कर सकते हैं कि वहाँ का समय कितना आगे है लंदन से, ठीक है। रूस में 11 मानक समय रेखा है, ठीक है। रूस का क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है और रूस में दोस्तों 11 मानक रेखा है। पृथ्वी पर 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को कितना क्षेत्र में? तो 24। ये देखिए भारत का मानक यमुनोत्तर 82.5 डिग्री, ये भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से? तो नैनी से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग कमेंट में सिलेवार मतलब एक क्रम में 5 राज्य कमेंट करके बताएंगे। सर्च करके बताइए या जहाँ से बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस पेज को आप देखिएगा कि गुजरात में द्वारका और असम के डिब्रूगढ़, मतलब भारत में अगर ये देखिए यहाँ पे क्या है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर और यहाँ पे पश्चिमी भाग जो है पूर्वी भाग में देखेंगे तो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये गुजरात में पड़ता है। और दोनों के बीच देखिए ये कितना डिग्री का बहुत अंतर है, जिसके कारण यहाँ पर दोस्तों 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 45 मिनट का अंतर देखने को मिलता है यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त में, ठीक है। तो यहाँ के समय में, क्योंकि देशांतर रेखा क्या है? अलग है, ठीक है। जिसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यही सब दिया गया है, आगे पीछे किस देशांतर पर कितना, ये निकालने वाला आपको बताई ही दिए हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट आगे हो जाता है, या अगर पीछे देख रहे हैं तो पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। प्रमुख यमुनोत्तर का मान कितना होगा? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि कहाँ से गुजरता है आप लोग देखे हैं। शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुव के नज़दीक पाया जाता है शीत कटिबंधीय। यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, बताए थे ताप में जब डिवाइड किए थे। तो देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर की कुल संख्या है 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पे? तो दक्षिण ध्रुव कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में।
ग्रिड किसका जाल है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश समांतर रेखा और देशांतर युग्मोत्तर का, कर्क रेखा और मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव और दक्षिण रेखा का। इसको आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगले वीडियो में हम इसका कमेंट आंसर आप लोग को देख के बताएंगे कि कौन सा आप लोग सही बताए हैं, कौन कौन। तो जो लोग सही कमेंट करेंगे अपना नाम और इसका आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सही आंसर बताया है और इस खाली स्थान को भी आप लोग भर देंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये काम आपको HW समझ लीजिए एक तरीके से, और आपको नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं